नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 17 अगस्त और मुझे पता है 2-4 दिन का हेरफेर हो गया वीडियो आने में, बट आई एम सॉरी। थोड़ी सी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और आपको पता है मैं अकेले सारा काम तैयार कर रही हूँ, करती हूँ मीन्स नोट्स भी अभी तैयार कर रही हूँ, फिर वीडियो तैयार करना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट अब फिर से ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अब फिर से मैं मेरे वर्क प्लेस पे हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मुझे टाइम मिल जाता है इन सारी चीज़ों के लिए, तो फिर से कंटिन्यू रहेगा। शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा नया टॉपिक है। ये वाला पेज दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ कि किस तरह से नोट्स मैं तैयार करती हूँ। शॉर्ट नोट्स हैं ये, फुल नोट्स नहीं है। शॉर्ट नोट्स की क्विक रिविज़न जो हम लास्ट टाइम पे करते हैं एग्जाम से 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले, उनके लिए शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय परिसंचरण, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन इसमें हमारे जलवायु भूगोल के मोस्टली जो हार्डेस्ट कंसेप्ट हैं और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो पूरे हो जाएंगे, है ना। तो 2-3 दिन चलेगा ये टॉपिक, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अगले 10 दिन में हमारी जलवायु विज्ञान पूरी हो जाएगी। उसके बाद में हम चिंतक वाली भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके बाद में हम कार्टोग्राफी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। और एक और चीज़ हो रहा है ना कि आप लोग हर वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट करते हैं, आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, और ख़ासकर जो मैंने वीडियो बना रखे हैं 3 वीडियो मेरे सबसे ज़्यादा हिट हैं। एक तो मेरा जो सफ़र है फेलियर से फर्स्ट ग्रेड तक का वो, और एक कैसे करें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी फर्स्ट पेपर की, और कैसे करें ज्योग्राफी से भूगोल के व्याख्याता की तैयारी, है ना। 3 जो वीडियोस हैं उसके नीचे डेली मतलब 10-15 कमेंट आते हैं। तो आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, देखो अभी मेरी 2-3 दिन की छुट्टियाँ, मतलब जन्माष्टमी की छुट्टी आएगी, फिर संडे की छुट्टी आएगी, तो इस टाइम मैं थोड़ा सा फ्री रहूँगी। तो आपको ना मैं 1-2 दिन का टाइम देती हूँ, लाइक आज कल और परसों तक का, है ना। फिर जन्माष्टमी वाले दिन मैं फ्री वीडियो होंगी, तो एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बना देते हैं। मतलब आप है ना, मैं एक या तो छोटा वीडियो बना दूंगी या फिर कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी, और उसके नीचे मैं पूछूंगी कि भाई आप लोग क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास में कि मैं सारे कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ। कई बार आप लोग नाराज़ भी हो जाते हो, तो वो क्या करूँगी, मैं एक छोटा सा कम्युनिटी पोस्ट डाल देती हूँ या फिर छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, जिसके नीचे आप सभी अपने जो क्वेश्चन है पढ़ाई से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, वो आप पोस्ट करिएगा। और फिर मैं एक वीडियो बना दूँगी, मेरी छुट्टी होएगी जन्माष्टमी की और संडे की, ठीक है, इन दिनों में। और फिर वो मैं आपके सारे सॉल्यूशंस जितने जो मुझे पॉसिबल लगते हैं, जैसे सही लगते हैं, वो मैं आपको एक मतलब वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, और मैं कोशिश करूंगी, पहले भी मैं रखती थी हर संडे टू संडे की आप लोगों के जितने क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन है मतलब सेलेक्ट करके उनका आंसर दिया करती थी, उनसे मतलब एक तरह से आपसे बात किया करती थी। लाइव स्ट्रीम में यहाँ इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि थोड़ा सा मतलब आउट एरिया है ये, और यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग अभी नहीं कर पा रही। और अभी करूँ भी क्या यार, 10,000 सब्सक्राइबर कर दो, उसके बाद में लाइव स्ट्रीमिंग करने में भी मज़ा आएगा। अभी तो क्या ही करूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है, तो एक वीडियो हम बना लेंगे और मैं एक पोस्ट कर दूँगी, उसके नीचे आप सभी को अपने अपने जो भी क्वेश्चन है करियर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, वो सभी आपको डालने हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। आज वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुमंडलीय संचरण के 3 प्रमुख तंत्र हैं। देखो हमने कई बार बात कर ली, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक तंत्र को हम बोलते हैं हेडली कोशिका, द्वितीयक तंत्र को बोलते हैं फेरल या ध्रुवीय कोशिका, और तृतीयक जो चीज़ें आएंगी उसमें आएंगे स्थानीय पवने, जैसे लू, चिनूक, मिस्ट्रल, है ना। इसके अलावा सामयिक, असामयिक पवने, स्थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर, ये सब आ जाएंगी। हेडली कोशिका में दोस्तों ग्रहीय पवने आएंगी, व्यापारिक पवने, पछुआ और ध्रुवीय पवने, विषुवतरेखीय पछुआ पवने, भू विक्षेपी पवने। जो भी हेडली क्षेत्र में, हेडली कोशिका में जो भी गतिविधि होती है, सब कुछ हम हेडली परिसंचरण में पढ़ लेंगे। फेरल परिसंचरण और ध्रुवीय कोशिका में हम चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वाकर कोशिका, मानसूनी पवने, ये सब पढ़ लेंगे। और आपको पता ही है स्थानीय, तृतीयक में हम स्थानीय चीज़ें, स्थानीय पवने, सामयिक, असामयिक पवने, स्थल घाट समीर, घाटी समीर, ये सब पढ़ लेंगे। त्रिकोशिकीय संचरण एक जटिल परिघटना है। इसका निर्माण देशांतरों के सहारे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पवनों के द्वारा होता है। तो यह एक बहुत ही जटिल परिसंचरण है। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से लेकर 30 डिग्री के मध्य पाया जाता है हेडली चक्र, 30 से लगभग 60 डिग्री के मध्य पाया जाता है फेरल चक्र, और 60 से 90 के मध्य पाया जाता है ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं, या फिर इन दोनों को मिला के ही फेरल और ध्रुवीय कोशिका बोला जाता है। 60 मतलब
35 से लेकर 90 तक के क्षेत्र को ही फेरल कोशिका और ध्रुवीय कोशिका मिलाकर बोल दिया जाता है। तो इस तीनों के बीच की बात हो रही है, ये उत्तरी ध्रुव में भी और दक्षिणी ध्रुव में भी। यहाँ पे जो क्षैतिज पवनें चलती हैं, ऊर्ध्वाधर पवनें चलती हैं, इनसे इन चक्रों का निर्माण होता है। सर्वप्रथम एरिक पोलमैन नामक वैज्ञानिक था 1951 में, जिसने त्रिकोशिकीय मॉडल, देशांतरीय मॉडल का प्रतिपादन किया था। एरिक पोलमैन ने थोड़ा अलग तरह से बांटा था, जैसे उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण नाम दिया पहले को उसने, जिसे हम आज हैडली कोशिका बोलते हैं। दूसरे को इसने मध्य अक्षांशीय वायुमंडलीय परिसंचरण नाम दिया, जिसे हम फेरल कोशिका बोलते हैं। और तीसरे को इसने शीत कटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण नाम दिया, जिसे हम आज ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले बांट दिया था एरिक पोलमैन ने, नाम उसने अलग दिए थे, जिससे मतलब आगे चलकर इन्हीं के नाम अलग अलग हैडली, फेरल और ध्रुवीय कोशिका कर दिया गया। अब वास्तव में ये है तो उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण ही। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसका विस्तार 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, मतलब 0 से 30 ऊपर और 0 से 30 नीचे, है ना। इसके बीच में कौन सा पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण। उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब के मध्य पाया जाता है और निर्माण होता है व्यापारिक हवाओं के द्वारा। आपको पता है इस क्षेत्र में कौन सी हवाएं चलती है? व्यापारिक हवाएं चलती है। अब इस क्षेत्र में 0 से 30 उत्तर, 0 से 30 नीचे, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरी चीज़ें बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना भी छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछ ले गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको पढ़ने में ही आज का और कल का भी 2 लेक्चर लगेंगे इसमें पूरे में पढ़ने में। सबसे पहले भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वायुदाब की पेटी में वही है ये। तापजन्य न्यून वायुदाब की पेटी भी इसे बोलते हैं। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में पाई जाती है। यहाँ पे तीव्र संवहन धाराएं पाई जाती हैं। और क्यों पाई जाती है हमने पहले बहुत डिटेल में पढ़ लिया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। यही होती है दूसरे नंबर की डोलड्रम या शांत पेटी, है ना। यह भी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक पाई जाती है। शांत वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि कोई भी क्षैतिजीय पवन नहीं चलती है, केवल क्षतिपूर्ति के रूप में धरातलीय विश्वतीय पछुआ पवन चलती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नॉर्मली तो 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में कोई पवन नहीं चलती है, लेकिन एक बहुत ही धीमी गति की क्षतिपूर्ति के रूप में पवन चलती है, जिसे हमने नाम दिया है विश्वत रेखीय पछुआ पवन, ठीक है। और ऊर्ध्वगामी वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, आपको पता है संवहनीय धाराएं चलती है। संवहनीय अस्थिरता का क्षेत्र है। आर्द्र पवन ऊपर उठती है, प्रसारित होती है और वायु आर्द्रता छोड़ती है और हर रोज दोपहर बाद में वर्षा हो जाती है, ठीक है। ये सब आपको पता है। ये भूमध्य रेखा पे क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ में इस पेटी का भी विस्थापन हो जाता है। यह पेटी महासागरों पर अधिक स्थायी है और भूमध्य रेखा के सारे इसके 3 स्पष्ट क्षेत्र हैं। मोस्टली पेटियां दोस्तों महासागरों पर ही स्थायी होती है और इस पेटी के भूमध्य रेखा पर 3 क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र को हम बोलते हैं जो हिंद प्रशांत डोलड्रम वाला क्षेत्र है, लगभग इंडोनेशिया के पास में है। दूसरा मध्य अमेरिका का पश्चिमी किनारे वाला क्षेत्र है, जो पेरू तट के पास में। और तीसरा अफ्रीका का पश्चिमी तट वाला क्षेत्र है, जो गिनी तट के पास में है। मतलब 0 डिग्री के आसपास वाला जो प्रशांत महासागर है, इन सबको, मतलब प्रशांत महासागर और अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, इन सबको हम पेटियों के नाम से भी जान सकते हैं। इतना खास याद करने की जरूरत नहीं है, इसको इतना नहीं पूछा जाएगा, है ना। विश्वत रेखीय पछुआ पवनें नामकरण किसने किया था? अब जो हमने पढ़ा कि 5 डिग्री के मध्य जो क्षतिपूर्ति की पवनें चलती है, जिनसे विश्वत रेखीय पछुआ पवनें कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है कि विश्वत रेखीय पछुआ पवनों का नामकरण किसने किया? तो एच फ्लोन ने इसका नामकरण किया था। कहाँ चलती हैं? डोलड्रम पेटी में चलती हैं। दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व। पछुआ पवन की दिशा हमेशा पश्चिम से पूर्व ही होती है और व्यापारिक पवनों की दिशा हमेशा पूर्व से पश्चिम होती है। उत्पत्ति का क्षेत्र है पृथ्वी का कोणीय, उत्पत्ति का कारण क्या है इनका? पृथ्वी का कोणीय संवेग जो विश्वत रेखा पर सर्वाधिक होता है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूछा जाए कि विश्वत रेखीय पछुआ पवन क्यों चलती है, तो हम कह देंगे पृथ्वी के कोणीय संवेग के कारण, जो कि विश्वत रेखा पर सर्वाधिक होता है, अर्थात क्षतिपूर्ति के रूप में चलती है। मंद गति का क्षैतिजीय प्रवाह है और समदाब रेखाओं के समकोण पे चलती हैं, क्योंकि विश्वत रेखा पर कोरियोलिस फोर्स का भी अभाव होता है। मैंने आपको तीनों बलों में बता दिया था कि कौन सा बल विश्वत रेखा पर सबसे ज़्यादा और कौन सा बल कम होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं होता और कोरियोलिस भी नहीं होता है विश्वत रेखा पर, सिर्फ घूर्णन बल होता है जो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ITCZ है ना। ITCZ क्या होता है? न्यून वायुदाब का निर्वात का क्षेत्र है। न्यून वायुदाब पाया जाता है ITCZ में बिल्कुल, और निर्वात का क्षेत्र है सॉरी
विषुवत रेखा के दोनों ओर व्यापारिक और विषुवत रेखीय पछुआ पवनों के अभिसरण का क्षेत्र बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि ITC-Z कौन सी दो पवनों के मिलन का क्षेत्र होता है। एक तो व्यापारिक पवनों के और एक जो विषुवत रेखा में चलती है विषुवत रेखीय पछुआ पवनें, उनका जो अभिसरण क्षेत्र है जहाँ पे ये मिलती हैं वही क्षेत्र ITC-Z कहलाता है, जो न्यून वायुदाब का क्षेत्र होता है। इसी ITC-Z में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और यह ITC-Z सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ में विस्थापित होता रहता है, मतलब स्थानांतरित होता रहता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पाया जाता है व्यापारिक और सन्मार्गी पवनें, अर्थात व्यापारिक जो पवनें होती हैं इनकी दिशा अगर पूछे हमें तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं, और अगर अक्षांश पूछे तो 30 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती हैं। व्यापारिक पवनों को ट्रेड विंड बोलते हैं। ट्रेड जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है, ट्रेड का अर्थ होता है जर्मन में अनुसरण करना या निर्दिष्ट पथ। ट्रेड हम व्यापारिक हमने हिंदी के अकॉर्डिंग नाम दे दिया, वास्तव में जर्मन भाषा में ट्रेड को अनुसरण या निर्दिष्ट पथ बोला जाता है। और इसी के अकॉर्डिंग क्योंकि ये निश्चित मार्ग पे चलती हैं, सारे साल एक निश्चित दिशा में चलती हैं, इसलिए इन्हें ट्रेड विंड बोला गया था। ये हवाएं वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं। कॉरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ जाते हैं। ये भी हमने कॉरियोलिस फोर्स में पढ़ लिया कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं अपनी मूल दिशा के दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं अपनी मूल दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखो ये 0 डिग्री है और ये मान लो 30 डिग्री है, तो 30 से 10 डिग्री के मध्य चलती है। तो वास्तव में दिशा होनी चाहिए इनकी ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से, यहाँ पे है उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है ना, मतलब इधर से इधर चलती हैं। तो नॉर्मल तो ये होनी चाहिए, लेकिन कॉरियोलिस बल के कारण अपनी मूल दिशा के दाईं ओर इस तरह से चलती हैं। आप हमेशा देखते हो हम जब भी व्यापारिक हवाओं का चित्र बनाते हैं तो इस तरह से टेढ़ी बनाते हैं, तो ये अपनी मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ गई हैं। किस कारण? कॉरियोलिस बल के कारण। ये पवनें उष्णकटिबंधीय जलवायु का निर्धारण करती हैं, मतलब AF, AW, AM और AS जलवायु का निर्धारण इन्हीं पवनों की वजह से होता है। आगे चल के जब हम जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे तो ये सारी जलवायु डिटेल में हम पढ़ लेंगे कि AF में क्या होता है, AW में क्या होता है। AF मतलब उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वाली जलवायु, F मतलब फॉरएवर रेन, जहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है। AW मतलब उष्णकटिबंधीय शीतकाल शुष्क, AM मतलब उष्णकटिबंधीय मानसूनी, AS मतलब उष्णकटिबंधीय ग्रीष्मकाल शुष्क। बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब हम जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे। ये पवनें ग्रीष्मकाल में सशक्त होती हैं क्योंकि तापीय विरोधाभास ज़्यादा होता है। दोस्तों पवनें ना उतनी ज़्यादा सशक्त होंगी जितना ज़्यादा तापीय विरोधाभास मिलेगा, है ना। तो व्यापारिक पवनें भी, जेट स्ट्रीम भी, सारी पवनों को देख लो, जहाँ भी तापीय विरोधाभास जितना ज़्यादा होगा पवन उतनी ज़्यादा सशक्त होगी। और ग्रीष्मकाल में तापीय विरोधाभास ज़्यादा होता है, इसलिए व्यापारिक पवनें भी सशक्त होती हैं। हाँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पवनें उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पूर्वी तटों को आर्द्र बनाती हैं क्योंकि जल से स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो एक चीज़ याद रखना कि हमेशा देखो व्यापारिक पवनें चल रही हैं उष्णकटिबंध में, तो जब भी हम व्यापारिक पवनों की बात करेंगे उष्णकटिबंधों की बात होगी। महाद्वीपों के पूर्वी तटों को आर्द्र बनाती है, मतलब कि ये मान लो अमेरिका वाला तट है, ये उत्तरी अमेरिका है ना, तो ये है पश्चिमी तट, ये है पूर्वी तट। तो व्यापारिक पवन जो है महाद्वीपों के इस वाले तट को तो आर्द्र बनाएगी और इस वाले तट को, मतलब उष्णकटिबंध वालों की बात करेंगे हम थोड़े से नीचे वाले अमेरिका की, इस वाले तट को आर्द्र बनाएगी, इस वाले तट को शुष्क, मतलब पूर्वी तट को आर्द्र और पश्चिमी तट को शुष्क बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये पवनों की दिशा क्या है, ये है, तो ये हमेशा जल से स्थल की ओर चलती है। तो इधर से पानी लेकर आ रही है पवनें और पानी लेकर आ रही है, तो पूर्वी तट पे तो बारिश कर देंगी और पश्चिमी तट पे आते आते इनकी नमी खत्म हो जाएगी। पहला रीजन तो ये हो जाता है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि महाद्वीपों के पूर्वी तटों को आर्द्र बनाती है और पश्चिमी तटों को शुष्क बनाती हैं। और जब महासागरों की बात आए तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा कि महासागरों के पश्चिमी तट को शुष्क, मतलब पश्चिमी तट को आर्द्र बनाती है और पूर्वी तट को शुष्क बनाती है। महाद्वीपों के जो तट हैं, महासागरों के तट बिल्कुल उससे उल्टे हो जाएंगे। तो आप हमेशा एक ही के तट याद करो, चाहे तो महाद्वीपों के याद कर लो चाहे महासागरों के याद कर लो। मैं हमेशा महाद्वीपों के याद करती हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन महासागरों का आ जाए तो हम महाद्वीपों से बिल्कुल उल्टा सोच लेंगे। तो व्यापारिक हवाएं क्या करती है, महाद्वीपों के पूर्वी तटों को आर्द्र बनाती है क्योंकि जल से ये स्थल की ओर चलती हैं। ठीक है,
ये हवाएं उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी तटों को शुष्क बनाती हैं क्योंकि, और मरुस्थल का निर्माण करती हैं क्योंकि यहाँ आते आते हवा अपनी आर्द्रता खो देती है और वृष्टि छाया प्रदेश ये बन जाते हैं। तो ये हमने बात कर ही ली कि पश्चिमी तट सूखे रह जाते हैं महाद्वीपों के और पूर्वी तट आर्द्र हो जाते हैं, क्योंकि बारिश मतलब पानी लेके आती है समुद्र से और पानी लाते ही पूर्वी तट पर टक्कर से बारिश हो जाती है और पश्चिमी तट पर आते आते आर्द्रता खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। ये हवाएं उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी तट से गर्म जल को हटाती हैं तथा उत्तरी और दक्षिणी विषुवतरेखीय धाराओं के रूप में, जिससे महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर जल का उद्भेद शीत जल का उद्भेदन हो जाता है और ठंडी शीत धाराएं प्राप्त होती है। इसलिए उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तट ज़्यादा शुष्क होते हैं। तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, मान लो कि ये भूमध्य रेखा है और मान लो ये अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का दक्षिण वाला मतलब मध्य अमेरिका वाला भाग है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये हवाएं क्या करती हैं, महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट है, देखो यहाँ से तो टकरा गई, हमेशा क्या करती है व्यापारिक हवाएं पूर्वी तटों पर तो जल को इकट्ठा करती हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ से निकल के इधर जाएंगी, पश्चिमी तट में जो गर्म जल होता है सतह पे उसको तो आगे ले जाती हैं, आगे ले जाकर आगे जो भी महाद्वीप मिलेगा उसके पूर्वी तट पे इकट्ठा कर देंगी। और जब यहाँ के गर्म जल को मतलब महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के गर्म जल को उठा के ले जाती हैं, तो क्या होता है नीचे से ठंडा जल ऊपर आ जाता है, नीचे से ठंडा जल ऊपर आ जाता है तो क्या हो जाता है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे ठंडी जलधाराओं का विकास हो जाता है। और जहाँ भी जिन भी तटों पे ठंडी जलधाराएं पाई जाती है फिर वहाँ पे बारिश नहीं होती है ना, इसलिए फिर वहाँ पे मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। तो महासागरों के पश्चिमी तट ज़्यादा शुष्क रह जाते हैं इस वजह से भी, है ना, ठंडी धाराओं की वजह से भी। व्यापारिक हवाओं की पेटी में 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के पास में ध्रुवों वाला भाग जो है वह तो शुष्क रहता है क्योंकि हवाओं का अवतलन होता है। जब व्यापारिक हवाओं की ये वाली पेटी है कहाँ से कहाँ तक चलती है, 30 डिग्री से लगभग 10 डिग्री के बीच में मानो, तो ये कह रहा है ध्रुवों वाला भाग मतलब 30 डिग्री के आसपास वाला भाग तो रहता है शुष्क क्योंकि हवाएं अवतलन करती हैं, है ना, यहाँ पे तो। और इसके अलावा जो भूमध्य रेखा की तरफ वाला भाग है वह रहता है आर्द्र, है ना। दो चीज़ें याद रखना है कि जो ध्रुवों वाला भाग है मतलब 30 डिग्री के आसपास वाला भाग है वह तो रहेगा शुष्क, और जो कि हमारा 10 डिग्री के आसपास वाला भाग है भूमध्य रेखा की तरफ वाला भाग है वो रहेगा आर्द्र, है ना। तो ये लिखा हुआ है व्यापारिक हवाओं की पेटी में ध्रुवों वाला भाग शुष्क रहता है क्योंकि हवाओं का अवतलन होता है, अवतलन मतलब नीचे उतरती है जिससे यांत्रिक प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। जब भी हवाएं नीचे उतरती हैं तो फिर वायुमंडल स्थिर हो जाता है ना, स्थिर हो जाता है तो फिर सूखा रह जाता है, फिर बारिश नहीं हो पाती। जबकि व्यापारिक हवाओं की पेटी में भूमध्य रेखा वाला भाग कौन सा 5 से 10 डिग्री के आसपास वाला आर्द्र रहता है क्योंकि यहाँ अभिसारित हवाएं अभिसारित होती है मतलब दो तरफ से हवाएं मिलती हैं फिर ऊपर उठती हैं और ऊपर उठती हैं तो आपको पता है फिर ऊपर जाकर संवहन होता है, संघनन होता है और संघनन होकर बारिश होती है। इसलिए चक्रवात की उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का क्षेत्र है कौन सा 5 से 10 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र, इसलिए यह जो क्षेत्र है वह मतलब आर्द्र क्षेत्र बन जाता है। व्यापारिक हवाएं हेडली कोशिका की ही धरातलीय पवनें हैं। हेडली कोशिका की धरातलीय पवनें क्या कहलाती है, व्यापारिक पवनें कहलाती है। मतलब हेडली चक्र में ही तो आती है ये। हेडली चक्र कितना था अपना 0 से 30 दोनों तरफ ना, तो उनमें जो धरातल पे जो पवनें चलती है व्यापारिक हवाएं वही पवनें हैं। व्यापारिक हवाओं द्वारा ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं क्योंकि हमने क्या देखा है व्यापारिक हवाओं की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, मतलब ऐसे ही तो चल रही थी व्यापारिक हवाएं। इसीलिए व्यापारिक हवाओं की वजह से उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं वह हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, ठीक है, तथा महाद्वीपों के पूर्वी तटों को ही प्रभावित करते हैं क्योंकि चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहे हैं तो पहले पूर्वी तट आएगा, पूर्वी तट पे बारिश कर देंगे, पश्चिमी तट सूखे रह जाएंगे। और इससे कौन सी हवाएं मतलब मानसूनी जलवायु का निर्माण हो रहा है, AM, AW, BWH, BSH, ये सारे हम आगे पढ़ लेंगे। सूर्य के आभासी संचरण के साथ में व्यापारिक हवाओं की पेटी का भी विस्थापन होता है, इसलिए CS और CW जलवायु का निर्माण करती है। नॉर्मली तो AS, AM, AW का निर्माण करती है, लेकिन जब सूर्य के साथ विस्थापन हो जाता है तो BSH मतलब शुष्क वाली BSH का निर्माण करती है और आगे चल के शीतोष्ण जलवायु में CS और CW जलवायु का भी निर्माण व्यापारिक हवाओं की पेटी के द्वारा होता है। CS जलवायु मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्मकाल शुष्क और CW मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रीष्मकाल आर्द्र, है ना।
और आगे मतलब डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे। प्रति व्यापारिक पवनें भी कुछ होती हैं क्या भाई, यहाँ पे प्रति व्यापारिक पवनें भी कुछ लिखे गए हैं। व्यापारिक पवनों के विपरीत चलती हैं, ऊपरी वायुमंडल में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। तो नॉर्मली तो देखो व्यापारिक पवनें तो किधर चल रही है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा की ओर, है ना। लेकिन प्रति व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, लेकिन व्यापारिक पवनें तो धरातल पे चलती है और ये कहाँ चलती है, ऊपरी वायुमंडल में चलती है प्रति व्यापारिक पवनें। बाय द वे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा याद रखना। हेडली कोशिका प्राथमिक संचरण है। सबसे पहले 1734 में हेडली ने हेडली कोशिका का प्रदर्शन किया था। इसे सिंगल सेल सर्कुलेशन भी बोला जाता है, क्योंकि हेडली महोदय ने बताया था कि सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है पूरी पृथ्वी पर। लेकिन आगे चल के फेरल ने इसमें संशोधन किया और फेरल ने फिर बताया कि एक ही कोशिका नहीं, 3 कोशिकाएं पाई जाती है। फेरल कोशिका और ध्रुवीय कोशिका भी आगे चलकर उसने बताया। ठीक है, तो सिंगल सेल सर्कुलेशन को खत्म कर दिया किसने, चल के फेरल ने आगे खत्म कर दिया। विस्तार हेडली कोशिका का 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में विषुवत रेखा पर तीव्र संवहन धाराएं पाई जाती हैं। अब ये बता रहा है कि कोशिका मतलब चक्र का निर्माण कैसे हो रहा है हेडली कोशिका का। देखो विषुवत रेखा पे संवहन धाराएं पाई जाती है, मतलब संवहन धाराएं मतलब विषुवत रेखा से तीव्र गति से हवाएं ऊपर उठती हैं, ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं। कितने डिग्री अक्षांशों के पास जाके, 20 से 25 डिग्री अक्षांशों के पास जाके ध्रुवों की ओर मुड़ने लगती हैं। ठीक है, फिर भूविक्षेपी पवन जो होती हैं, जो मोड़ देती है पवनों को, उनके प्रभाव से ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं और समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती हैं। ये पूर्व से पश्चिम आएगा भाई, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये पूर्व से पश्चिम आएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। देखो यूं विषुवत रेखा से ऊपर उठ रही है ना, ध्रुवों के पास जाके यूं मुड़ रही है और मुड़ के कहाँ चल रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। फिर 30 डिग्री अक्षांशों के पास में नीचे बैठ रही है, फिर इधर से शुरू हो जाएंगी, फिर इधर ऊपर चलेंगी, ऊपर उठेंगी विषुवत रेखा के पास आके, फिर इधर चली जाएंगी। इस तरह से एक चक्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हवाएं कहाँ गया, यहाँ पे हवाएं इकट्ठी होकर एक दूसरे से अध्यारोपित होती हैं और धरातल पे उपोष्ण उच्च वायुदाब का निर्माण करती है। कहाँ पे करती है, 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास। इस उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा की ओर धरातलीय पवन चलती है। फिर मतलब 25 से 30 डिग्री के से लेकर उपोष्ण उच्च वायुदाब से फिर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर पवन चलने लगते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। इस तरह से कोशिका का निर्माण होता है और इस कोशिका का सूर्य के संचरण के साथ में कोशिका का भी संचरण होता है। तो समझ में आ गया ना, जैसे ये हमारा पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है और ये मान लो 30 डिग्री है, तो भूमध्य रेखा से संवहन धाराएं ऊपर उठी, ऊपर उठकर 30 डिग्री के आसपास भूविक्षेपी पवनों के प्रभाव से इधर मुड़ गई, पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगी। अब यहाँ पे उच्च वायुदाब का निर्माण हो गया, यहाँ उच्च वायुदाब से फिर से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब की ओर चलने लगी, फिर भूमध्य रेखा से संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठने लगी, फिर भूविक्षेपी प्रभाव से मुड़ गई, है ना। तो इस तरह से एक चक्र का निर्माण हो गया, जिसे हमने क्या बोला, हेडली चक्र बोला। आई होप दोस्तों आज जो पढ़ा है वो मतलब बहुत हार्ड टॉपिक है। जलवायु विज्ञान अपने हार्डेस्ट विज्ञान मानी जाती है, हार्डेस्ट मतलब ज्योग्राफी का पार्ट माना जाता है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। मैंने अपने हिसाब से बेस्ट कोशिश करी है शॉर्ट नोट्स में भी समझाने की। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को प्लीज़ 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 औरों के साथ भी शेयर करें, ताकि चैनल को ग्रो करने में भी मदद मिले। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।